Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about S-400 missiles. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Defense point of view. समझते हैं सबसे पहले क्या है ये S-400 मिसाइल्स। देखिए ये इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स वो होते हैं जो इनकमिंग एरियल थ्रेट्स यानी कि जो एनिमी के मिसाइल्स हैं जो भारत की तरफ आ रहे हैं उनको हवा में ही एयर में ही न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखने वाले जो मिसाइल्स होते हैं उनको कहा जाता है एयर डिफेंस मिसाइल्स। और उनका एक पूरा का पूरा अगर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए, आने वाले कितने भी एनिमी मिसाइल्स हो उनको वो डिस्ट्रॉय कर दे एयर में ही, तो फिर इस तरीके के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल जो है वो पूरा पूरा एक अपने आप में एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं। इनका नाम S-400 है। यहाँ पे जो 400 है वो रिफ्लेक्ट करता है इनके रेंज को। तो ये टोटल 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं इन द एयर, जबकि ऑल्टीट्यूड यानी कि अगर हाइट की बात की जाए तो लगभग 30 किलोमीटर तक का ये ऑल्टीट्यूड भी मेंटेन कर सकते हैं वाइल इंटरसेप्टिंग एनी इनकमिंग एरियल थ्रेट। आप कह सकते हैं कि मौजूदा टाइम में S-400 जो मिसाइल सिस्टम है दे आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इसको बनाया है रसिया ने और भारत ने रसिया से 5 यूनिट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसमें से इनिशियल 3 यूनिट अभी आ भी चुके हैं और 2 यूनिट का भी सप्लाई होना बाकी है। माना जाता है कि ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है दे आर वेरी डेवलप्ड, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड दे आर मच अहेड ऑफ हार्ड सिस्टम जो यूएस द्वारा डेवलप किया गया है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं ये S-400 मिसाइल सिस्टम। इनकी अगर बात की जाए तो दे कैन इंगेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियल टारगेट्स एट द सेम टाइम। आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स सबको इंटरसेप्ट कर सकता है S-400 मिसाइल, इसीलिए इसको काफ़ी एडवांस कहा जा रहा है। इनफैक्ट एक बार में इट कैन ट्रैक 100 ऑफ द एयरबॉर्न इनकमिंग थ्रेट्स एंड इंगेज 6 ऑफ देम एट वन टाइम। 100 से भी ज़्यादा इनकमिंग मिसाइल्स को एक बार में टारगेट कर लेता है और फिर 6-6 के ग्रुप में उनको न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए S-400 मिसाइल्स को कहा जा रहा है द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इन करेंट टाइम्स। भारत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 यूनिट रसिया से खरीदने का फैसला किया है और उसमें से 3 यूनिट अभी तक भारत को मिल भी चुका है। जरा देखते हैं कि आखिर इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही क्यों है। तो हमारे जो दो पड़ोसी हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, बोथ आर हॉस्टाइल टू इंडिया। तो इंडिया फेसेस अ परमानेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम 2 fronts and both these countries are nuclear weapon state and as per an estimate, वैसे तो एग्जैक्ट नंबर बता पाना कठिन है, लेकिन दुनिया में जो 9 न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग स्टेट्स हैं उनके अगर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स की बात की जाए तो भारत के मुकाबले चाइना का या पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थोड़े ज़्यादा ही हैं। भारत के पास अगर 150 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, चाइना के पास लगभग 320 हैं, पाकिस्तान के पास 160 हैं। ये जो डाटा है ये द गार्डियन में पब्लिश हुआ था, तो एक मोटा मोटा अंदाजा है कि इवन पाकिस्तान हैज़ मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉर हेड्स एज कम्पेयर टू इंडिया। सो पॉइंट इज कि इंडिया फेसेस थ्रेट फ्रॉम 2 fronts एंड ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं दे कैन बी डिलीवर्ड थ्रू मिसाइल सिस्टम्स, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो। तो इंडिया नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम।
और इसी कारण से इंडिया अपने एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोक्योर 5 यूनिट्स ऑफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 इस तरह के मिसाइल्स होंगे, एक यूनिट में फिर कई सारे सेटअप्स होते हैं, फिर कई सारे इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं 5 स्क्वाड्रंस ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम हम लोग खरीद रहे हैं रसिया से। ये डील तो साल 2018 में ही साइन हो गई थी, और एक एक करके बैच बाय बैच अब डिलीवरी हो रही है S-400 मिसाइल्स की। तो फर्स्ट स्क्वाड्रन वाज डिलीवर्ड इन 2021, देन सेकेंड इन 2022, थर्ड इन 2023। प्रॉब्लम क्या है, अभी हम करंट टाइम में देखेंगे कि जो बाकी के जो 2 स्क्वाड्रन हैं उनका डिलीवरी डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर। अब S-400 मिसाइल्स का जब हमने एग्रीमेंट साइन किया था रसिया के साथ, तो उस टाइम में कुछ कंसर्न्स भी थे with respect to this agreement, especially because of the काटसा लॉ बाय अमेरिका। देखिए, अमेरिका का एक कानून है काटसा लॉ, इसका पूरा नाम है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। इस कानून के अंतर्गत यूएस ने ये अनाउंसमेंट किया है कि दुनिया के जो भी देश ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स में खासकर अगर ट्रेड करेंगे, तो उनके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा, ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा, मतलब उनके साथ अमेरिका खुद ट्रेड नहीं करेगा। यह है अमेरिका का काटसा लॉ। इन 3 देशों को ही क्यों टारगेट किया अमेरिका ने अंडर काटसा लॉ? तो अमेरिका का मानना है कि Iran and North Korea are adversaries, a threat to America because of the nuclear weapon regime they are developing in unregulated manner. और अगर रसिया की बात की जाए, तो रसिया के ऊपर एलिगेशन है कि 2016 का जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसमें रसिया ने इलीगल तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से इंटरफेयर किया था, इंटरवीन किया था इन फेवर ऑफ यूएस, उस टाइम के प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका के इंटरनल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर किया उसने, अमेरिका की सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं थ्रेटन किया है, ऐसा मानना है काटसा लॉ बनाने के पीछे जो आइडिया है। और दूसरा, हाल फिलहाल में जो यूक्रेन के ऊपर अग्रेशन दिखा रहा है रसिया, ये 2 कारण है बिहाइंड काटसा लॉ बीइंग इम्पोज्ड अगेंस्ट रसिया एज वेल। तो भारत ने जब 2018 में ये एग्रीमेंट साइन किया S-400 मिसाइल सिस्टम का, तो ये खतरा था कि अमेरिका हो सकता है भारत के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दे। अमेरिका ने बार बार थ्रेटन भी किया कि अंडर काटसा लॉ इट में पुट ट्रेड सैंक्शंस ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ दिस S-400 मिसाइल्स प्रोक्योरमेंट। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इंडिया भी तो एक मेजर कंट्री है एज फार एज इट्स इकोनॉमिक वेटेज या ग्रेविटी इज कंसर्न। अमेरिका के साथ बहुत सारा हम ट्रेड करते हैं, वी हैव ट्रेड सरप्लस विथ अमेरिका, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम अमेरिका को बेचते हैं। सो हैड अमेरिका पुट ट्रेड सैंक्शंस ओवर इंडिया, तो अमेरिकन इकोनॉमी को भी काफी नुकसान होता। तो इंडिया अंडरस्टूड इट्स ग्रेविटी, कंसीडरिंग दैट इंडिया वेंट अहेड विथ द S-400 agreement and India procured S-400 squadrons from Russia. बट अमेरिका ने काटसा लॉ का एप्लीकेशन इंडिया के ऊपर किया नहीं, ट्रेड सैंक्शंस लगाए नहीं। अब करंट कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है कि हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल AP सिंह जी ने कहा है कि द मैटर ऑफ कंसर्न इज कि S-400 मिसाइल्स के जो 2 स्क्वाड्रंस हैं उनका डिलीवरी अब डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य है कि इन लॉन्ग रन हम इजराइल के आयरन डोम सिस्टम जैसा एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग माना जाता है, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया गया है आयरन डोम। कोई भी इनकमिंग थ्रेट हो, जैसे गाजा रीजन से अगर मान लीजिए कि कोई मिसाइल टारगेट किया गया अगेंस्ट इजराइल बाय हमास, उस मिसाइल को इजराइल एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग
एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है आयरन डोम। तो पहले भी कई दफा हमास ने ऐसी कोशिश की इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक करने की, बट almost every time such missile based attacks have been neutralized by Israel's famous Iron Dome system. ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आयरन डोम सिस्टम में एक डिटेक्शन रडार होता है, बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल एंड देन फायरिंग यूनिट। पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर अलाइनमेंट किया जाता है मिसाइल का, और फिर फायरिंग यूनिट से फायर कर दिया जाता है जो इनकमिंग थ्रेट को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दे। ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी में कुछ ऐसा दिखता है। गाजा साइड से मिसाइल्स आए, उसको हवा में ही इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिनको कहा जाता है आयरन डोम, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही कह रहे हैं एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी कि भारत का भी लक्ष्य है कि इजराइल जैसा कि आयरन डोम सिस्टम डेवलप करे टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट टू बेलिजरेंट नेबर्स पाकिस्तान एंड चाइना। उसमें कंसर्न यही है कि S-400 मिसाइल्स की जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। जब एयर डिफेंस सिस्टम की बात चल रही है तो एक और करंट डेवलपमेंट को देख लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सिर्फ एयरफोर्स की जिम्मेदारी नहीं है, आर्मी भी एयर डिफेंस सिस्टम मेंटेन करती है। तो इंडियन आर्मी ने हाल फिलहाल में एक नया तरह का एयर डिफेंस सिस्टम अक्वायर किया है जिसका नाम है आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम। Hundreds of Akash Tir air defense systems have been acquired by Indian Army. आकाश तीर सिस्टम्स इसको बनाया है भारत की ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी BEL ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। आकाश तीर भी डिफेंस एयर डिफेंस करेगा। आने वाले जो एनिमी के मिसाइल्स हैं उनको एयर में ही डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करेगा एंड डिस्ट्रॉय करेगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर यूपीएससी ने साल 2021 में ये जीएस पेपर 3 में मेंस में सवाल पूछा था कि क्या है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, व्हाई इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर सिस्टम। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो भी डिस्कशन हमने किया उसके बेसिस पे, एंड देन सम एडिशनल पॉइंट्स यू मे गेट फ्रॉम दिस आंसर। थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ज़्यादा आपको रटने होंगे। वो 30 किलोमीटर 400 वाला तो बस मैंने आपको बताया है, बट कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको रटने होंगे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट PM किसान स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, PM किसान स्कीम भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है जहां पे फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता है। 6,000 रुपए हर एक साल दिए जाते हैं फार्मर्स को इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच। हर एक 4 महीने पे फार्मर्स को 2,000 रुपए दिए जाते हैं थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड, मतलब उनके बैंक अकाउंट में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनिशियली ये जो PM किसान स्कीम है इसका लक्ष्य था कि सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही इनकम सपोर्ट दिया जाए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हुज लैंड होल्डिंग इज अप टू 2 हेक्टेयर्स। बट बाद में ये स्कीम सारे फार्मर्स के लिए ओपन कर दिया गया, अवेलेबल कर दिया गया। ये PM किसान स्कीम की अगर बात की जाए तो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब इट इज फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। PM किसान स्कीम के अंतर्गत जो 18th इंस्टॉलमेंट है हाल फिलहाल में, वो आज के दिन रिलीज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे एंड दैट विल बेनिफिट अबाउट 9.4 करोड़ फार्मर्स ऑफ द कंट्री। द न्यूज इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट एक बार हमने सोचा कि चलिए PM किसान स्कीम के प्रोविजंस को रिवाइज कर लेते हैं इस न्यूज की मदद से। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर कोड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 अलग से चैप्टर्स दिए गए हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो सेगमेंट है जीएस पेपर 3 उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए,
भारत की जो एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इसने फैसला किया है कि एग्रीकल्चर के लिए वो अलग से कोड डेवलप करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोड। दिस नेशनल एग्रीकल्चर कोड विल बी इन लाइन विथ नेशनल बिल्डिंग कोड या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड की बात की जाए तो ये पूरा पूरा एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है विथ रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कि जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाए, चाहे PWD द्वारा, सेंट्रल या स्टेट PWD द्वारा, या गवर्नमेंट की कोई भी और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, या इवन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या इवन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज, अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन स्टैंडर्ड प्रोसेसेस का ध्यान रखना है, ये सब कुछ मेंशन किया गया अंडर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। इसको डेवलप किया है BIS ने। इसी लाइन में नेशनल बिल्डिंग कोड की तरह ही इलेक्ट्रिकल कोड, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड डेवलप किया है BIS ने कि जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह बनाए जाए तो उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। अब नेशनल बिल्डिंग कोड या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के जैसा ही एग्रीकल्चर के लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड डेवलप करेगा BIS। अभी ये डेवलप हुआ नहीं है, इसको डेवलप करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है BIS ने। इट विल बी अ गाइडलाइन, दिस नेशनल एग्रीकल्चर कोड विल बी गाइडलाइन फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज या एग्रीकल्चर रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इस नेशनल एग्रीकल्चर कोड के अंदर दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो एक जनरल गाइडलाइन होगा फॉर ऑल द क्रॉप्स, एंड सेकंड पार्ट विल बी क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, अलग अलग क्रॉप्स के लिए कि पैडी के लिए क्या स्टैंडर्ड अप्रोच होना चाहिए, वीट क्रॉप्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑयल सीड्स या पल्सेस के लिए क्या स्टैंडर्ड हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो ये नेशनल एग्रीकल्चर कोड अब डेवलप करने का काम शुरू किया है BIS ने। BIS की अगर बात की जाए तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर BIS एक्ट 2016, और ये जो बॉडी है इसका मेन काम है कि भारत के अंदर एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम डेवलप करे। इसीलिए इसको आप कह सकते हैं कि एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसमें कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, एक्शन या गुड्स में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वो डेवलप करता है BIS। तो BIS डेवलप्स स्टैंडर्डाइजेशन फॉर गुड्स एज वेल एज एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे नेशनल बिल्डिंग कोड ये एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप कर रहा है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड एक एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों के लिए, गुड्स के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप किया है कि क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स। तो BIS को बनाया ही है भारत सरकार ने ताकि हमारे देश के अंदर एक वन स्टैंडर्ड फॉलो हो सके, अंडर द आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड, टू रिमूव मल्टीप्लिसिटी। अदरवाइज अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, कोई कहेगा ये XYZ स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है हमारा प्रोडक्ट, कोई कहेगा ABC स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। मतलब अगर अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन होंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा ना, ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि ये मतलब सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं। तो इसीलिए भारत सरकार ने खुद की एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी बना दी विथ हेल्प ऑफ ए लॉ अंडर द आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड, ताकि वो जैसे बिल्डिंग बनाई गई, तो आप अगर फ्लैट खरीदने गए, अभी आपका बिल्डर कहे कि ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरी बिल्डिंग जो है नेशनल बिल्डिंग कोड को मीट करता है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ चलिए BIS द्वारा डेवलप किया गया जो कोड है उसको फॉलो करता है ये बिल्डिंग। लेकिन अगर कुछ लोकल प्राइवेट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए तब तो फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे, अलग अलग कोड्स होंगे, एंड उनकी कितनी ऑथेंटिसिटी है या क्या उनका लेवल है ये तो समझ नहीं आएगा। तो अंडर द आइडिया ऑफ वन नेशन वन स्टैंडर्ड BIS को बनाया गया है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज ए नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड अफेयर्स। तो BIS जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ एक्टिविटीज को स्टैंडर्डाइज करता है, इसे बिल्डिंग कोड, इलेक्ट्रिकल कोड। अब नेशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोड डेवलप कर रहा है, इसमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में क्या स्टैंडर्ड अप्रोच होना चाहिए वो डेवलप करता है। साथ ही साथ BIS जो है वो
कुछ गुड्स के लिए, सामान के लिए भी स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप करता है कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा, मीट करेगा क्वालिटी का, तो फिर उसको BIS मार्क कहा जा सकता है और फिर उसको BIS स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा, जिसको देख करके ग्राहक को संतुष्टि मिल पाए कि अच्छा चलिए मेरा ये जो प्रोडक्ट है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करता है एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न। तो BIS प्रोवाइड्स थ्री काइंड्स ऑफ मार्क या स्टैंडर्डाइजेशन। इट प्रोवाइड्स हॉलमार्क फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। इको मार्क ये प्रोवाइड करता है फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और आपको अपने कस्टमर को ये मैसेज देना है कि मेरा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो आप BIS से इको मार्क ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे इंडस्ट्रियल पाइप्स वगैरह होते हैं, उसके लिए BIS से जो मार्क मिलता है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो होता है ISI मार्क। तो आप कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे देखते होंगे इस तरीके का ISI मार्क लगा रहता है। मतलब इसको BIS भारत सरकार की एजेंसी ने ऑथोराइज या आप कह सकते ऑथेंटिकेट किया है कि ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट करता है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ISI मार्क, ISI मार्क के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है उस पे 7 से 10 डिजिट तक का लाइसेंस नंबर भी होता है। वो लाइसेंस नंबर जा करके आप BIS केयर ऐप पे डाल करके चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वास्तविक तौर पे सर्टिफाइड है कि नहीं, ये ऑथेंटिक BIS मार्क है कि नहीं। ये आप 7 से 10 नंबर का जो लाइसेंस नंबर है उसकी ऑथेंटिसिटी आप BIS केयर ऐप पे जा करके चेक भी कर सकते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ISI मार्क इस तरीके का दिखता है BIS केयर ऐप। इस टॉपिक के डिस्कशन पे BIS क्या काम करता है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट्स को वो स्टैंडर्डाइज करता है और 3 तरह के एक्टिविटीज स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं इसने। तीसरा तो डेवलप कर रहा है एग्रीकल्चर से संबंधित, और अलग अलग गुड्स के लिए वो स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप करता है। इससे संबंधित ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about pygmy hog conservation program. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Pygmy hogs होते क्या हैं? Very small size pigs, छोटे pigs होते हैं। का साइज काफी छोटा होता है, 55 to 71 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। वेट भी काफी कम होता है, अबाउट 7 to 12 किलोग्राम के ही होते हैं। ऑफ कोर्स पिग्स हैं तो मैमल्स होंगे। इनकी जनसंख्या काफी फास्ट तरीके से डिक्लाइन हो रही है, इसी कारण से इनको IUCN रेड डेटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरह कैटेगराइज किया है। इनकी अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो वायबल पॉपुलेशन, मतलब ठीक ठाक से अगर संख्या कहीं है तो बस और बस वो है मानस नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में। थोड़े बहुत छिटपुट ये पिग्मी हॉग मिल सकते हैं इन ओरंग एज वेल एज Orang National Park and Sonai Rupai Wildlife Sanctuary, but only viable population is in Manas. Pygmy hog prefers to live in grasslands. इनकी कुछ खासियत है, they are very amongst very few mammals जो अपना घर खुद बनाते हैं और उसमें वो रूफ तक बना देते हैं। They make their own home with a complete roof. That is a speciality of pygmy hogs. एंड पिग्मी हॉक्स आर इंडिकेटर स्पेसीज ऑफ ए ग्रासलैंड। इंडिकेटर स्पेसीज के बारे में हम लोग कल या परसों ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में चर्चा कर रहे थे कि दीज आर दोज स्पेसीज विच इंडिकेट ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। तो पिग्मी हॉक्स आर इंडिकेटर स्पेसीज ऑफ ग्रासलैंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिग्मी हॉक्स की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है। एक वक्त तो ऐसा था जब माना जा रहा था कि पिग्मी हॉक्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और थोड़े बहुत फिर पिग्मी हॉक्स देखे गए इन मानस नेशनल पार्क in 1971। तो फिर उनका कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया 1996 में, पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत आसाम सरकार अलॉन्ग विद सम एनवायरमेंट बेस्ड एनजीओज लाइक आर्यनक, आसाम सरकार ने अंडर पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम एक पिग्मी हॉग ब्रीडिंग सेंटर खोला गुवाहाटी में, जहां पे पिग्मी हॉग्स को वाइल्ड से लाया जाता था,
और इनको गुवाहाटी के पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर में उनकी ब्रीडिंग कराई जाती, और फिर ब्रीडिंग के बाद जो नए ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं उनको ले जा करके मानस नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में रिलीज कर दिया जाता है। तो पिग्मी हॉक्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इनकी संख्या काफ़ी कम है, असम में मिलते हैं, मानस नेशनल पार्क में इनकी वायबल पॉपुलेशन है। इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम, विच इज़ एन XC2 कंजर्वेशन प्रोग्राम, जहाँ पे पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर जो गुवाहाटी में है वहाँ पिग्मी हॉक्स को लाया जाता है, मेल फीमेल ब्रीडिंग कराई जाती है, ऑफ स्प्रिंग्स को ले जा करके फिर वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है ताकि पिग्मी हॉक्स की पॉपुलेशन रिवाइव होती रहे। यही करंट न्यूज़ है। 9 पिग्मी हॉक्स have been released in Assam मानस नेशनल पार्क, दैट इज द न्यूज़। ये हर 6 महीने 1 साल में ऐसा न्यूज़ आता ही रहता है, बट पिग्मी हॉक्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो प्रीलिम्स में हेल्पफुल हो सकता है। ऐसा सवाल पूछा था यूपीएससी ने साल 2013 में। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पिग्मी हॉक इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, बाकी के बारे में थोड़ा सा आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं एंड देन ट्राई टू आंसर। ओपेक प्लस के बारे में कल जो हमने क्वेश्चन दिया था, तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अंगेला वाज द लेटेस्ट मेंबर टू क्विट ओपेक। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्वच्छ भारत मिशन में अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Diego Garcia is in Indian Ocean. That's all from our side for today. Thanks for watching.